Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology, dear friend. And as we have promised that we are going to start a new initiative where we are going to cover certain important aspects of sociology through certain books, dear friend. And two categories of the books that we are going to cover. First, your basic NCERTs I will try to cover and some standard books also I will try to cover. And in the same series of lectures, dear friend, from today onwards I am going to start with class 11th सोशोलॉजी एनसीईआरटी डियर फ्रेंड. और आज आपके साथ बात करेंगे इस एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में दैट डील्स विद सोशोलॉजी एंड सोसाइटी डियर फ्रेंड. इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी के बारे में बात करेंगे. ये जो बुक है दोस्तों, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक. और देखिए ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया है दैट दीज एनसीईआरटी बुक्स आर फाउंडेशन फॉर योर डिसिप्लिन. तो एक अच्छा सेशन आपके साथ करेंगे दोस्तों. बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में. माय नेम इज पंकज शुक्ला डियर फ्रेंड एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड. और अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों. अब बात करेंगे हमारे इस न्यू इनिशिएटिव के बारे में जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिए अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है या ऑलरेडी आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशोलॉजी को कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, तो इस प्रिपरेशन में दोस्तों सोशोलॉजी ऑप्शनल के कॉन्टेक्स्ट में देर आर 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस डियर फ्रेंड. पहला मैंने आपके साथ बोला था एनसीईआरटी बुक्स. सेकेंड, देयर इज वन स्टैंडर्ड बुक ऑफ हॉर्लोम्बस जो आपके स्पेशली पेपर 1 के लिए बहुत ही क्रूशियल है. और थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग डियर फ्रेंड. इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज गाइडेंस नहीं भी ले रहे हैं तो भी अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो सोशोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है उसको एक अच्छी मास्टरी आपकी डेवलप हो जाएगी. इसमें पहली चीज़ जो मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये है क्लास 11th की ये जो एनसीईआरटी बुक्स है दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी. सोशोलॉजी विषय को, सोशोलॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों. जिस बुक में हम आपके साथ इन 5 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला चैप्टर है सोशोलॉजी एंड सोसाइटी. सेकेंड, सर्टेन बेसिक टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूजेज इन सोशोलॉजी. अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर एंड सोशलाइजेशन एंड डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथोडोलॉजी. वन बाई वन वी विल ट्राई टू कवर दीज 5 चैप्टर्स डियर फ्रेंड. आज की क्लास में हम पहला चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करेंगे. जो पहला चैप्टर है दोस्तों ये डील करता है कैसे सोशोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हाउ सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज एक्चुअली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. और इस चैप्टर को अगर आप देखें, इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ. सबसे पहले वहाँ पे आप बात करेंगे आपके साथ कि हाउ इंडिविजुअल इज कनेक्टेड टू सोसाइटी. सोसाइटी और इंडिविजुअल में किस तरह का रिलेशन है, क्या आपकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं इनका सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना है, ये हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे. सेकेंड, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज सिमिलर टू कॉमन सेंसिकल नॉलेज और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज. देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशोलॉजी, दैट हाउ सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट came into existence at one point of time in certain contexts, in certain circumstances, how this subject came into existence. Then we will try to understand growth of sociology in context of India. भारत में सोशोलॉजी का विकास कैसे हुआ है. एंड फाइनली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट कैन हैव ए डिफाइंड स्कोप और नॉट. कैसे सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का स्कोप बहुत प्रिसाइज डिफाइंड नहीं हो सकता और सोशोलॉजी की क्लोज ओवरलैपिंग है बाकी जो सोशल साइंसेज है लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक साइकोलॉजी, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके साथ सोशोलॉजी का क्लोज इंटर रिलेशन है. इस बात को भी हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे. अब देखिए एक बड़ा चैप्टर है एंड फॉर दैट पर्पज डियर फ्रेंड आपका इंटरेस्ट बना रहे इसलिए एक क्लास की जो लेंथ है हम 30 मिनट 35 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे और 2 क्लासेस में 2 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को मैं आपके साथ कवर करूंगा. आपको बस बने रहना है दोस्तों. और अगर आपको लगता है कि हाँ ये एनसीईआरटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो डोंट मिस दीज क्लासेस डियर फ्रेंड. सबसे पहले दोस्तों
इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अथर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दोस्तों। दे ट्राई टू इंट्रोड्यूस सोशोलॉजी और सोसाइटी थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि गुड जॉब का आइडिया क्या है। लाइक मेनी ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो जब आप ऐसा डिसाइड करते हैं कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की जो जॉब है बहुत अच्छी है, तो क्या आप इंडिविजुअली इसको डिसाइड करते हैं या देर आर सर्टेन सोशल फैक्टर्स, देर आर सर्टेन सोशल फैक्टर्स दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर देखिए अथर ने बताने की कोशिश की है कि ये जो आइडिया ऑफ गुड जॉब है ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जो सोसाइटी के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं इनके बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करें तो किस तरह के जो जॉब्स हैं इनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। डाटा एनालिटिक्स के लिए लोग जा रहे हैं, हाँ डाटा साइंसेस के लिए लोग जा रहे हैं, मशीन लर्निंग के लिए लोग जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग जा रहे हैं। तो क्या आप इंडिविजुअली इन फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं या आपको लगता है कि इन जॉब्स का मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है? तो व्हेन यू डिसाइड, व्हेन यू थिंक ए पर्टिकुलर जॉब एज ए गुड जॉब, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू यू, आपके बियॉन्ड ये एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी के लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस जॉब के लिए जाना चाहिए। तो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, आप जॉब मार्केट को देखते हैं। आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी लोअर सेक्शन को बिलोंग करते हो, किसी अपर क्लास को बिलोंग करते हो, और दोनों के अकॉर्डिंग अच्छी जॉब का जो कॉनोटेशन है ये अलग अलग हो सकता है। आपका जेंडर, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, मेनी टाइम्स डियर फ्रेंड, दीज फैक्टर्स they influence choice of the profession, choice of the job. So individual factors are important, but very often there are certain social factors, there are certain external factors. ये जो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, आपका जो जेंडर है, ये डिटरमिन करता है कि what can be good job for you. So here Athar tried to explain that how individual they are connected with society, and very often your choices are not your personal choices, but society, social structure, social forces, they influence your choice, dear friend. ये बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एज एन इंटरकनेक्टेड होल। तो एज ए सब्जेक्ट सोशोलॉजी है क्या? सोशोलॉजी स्टडी करता है ह्यूमन बीइंग की, सोशोलॉजी स्टडी करता है इंडिविजुअल की, ग्रुप्स की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की, सोशल प्रोसेसेस की। तो एज ए होल आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस का फंक्शन क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ क्या हैं, हाउ दे एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन अस, व्हाट विल हैपन अगर ये कंट्रोल ब्रेक होता है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी आप करते हैं कहाँ पर? सोशोलॉजी में दोस्तों। एंड सोशोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंटली it explore the relationship between your personal problem and public issue. तो आपके ये जो issues हैं that outwardly appear your personal issues, whether they are really personal issues or there is some relation with society also. For example, if someone is very close to you who got married 2-3 years back, आपका कोई close friend है, कोई close relative है, 2-3 साल पहले उसकी शादी हुई है, now you got to know that person is thinking about getting separated from their spouse. क्या आप खुश हो जाएंगे या आपको दुख होगा? डेफिनेटली आप सैड होंगे और आपको लगेगा कि जरूर कुछ कंपैटिबिलिटी का इशू है, जरूर कुछ अंडरस्टैंडिंग का इशू है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग सेपरेटेड। वेरी रिसेंटली सम ऑफ योर गुड फ्रेंड, ही और शी हैज़ लॉस्ट जॉब, आपको लगेगा कि ज़रूर ये बहुत सिंसियर नहीं रहा होगा, हार्ड वर्किंग नहीं रहा होगा, इसलिए इसकी जॉब चली गई। But after few days, when you get to know कि in society suddenly divorce rates are increasing or suddenly unemployment rate is increasing, then you will be able to relate that personal problem that your friend was getting divorced from his or her partner, and a trend is there in society that more and more people they are getting separated from their spouses. You will be able to develop a connection कि पहले की सोसाइटीज़ में आज से 20 years back कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते थे बट डिवोर्स नहीं होते थे। आज की सोसाइटी में कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं बट डिवोर्स होते हैं।
तो इंडिविजुअल लेवल पर इशू ऑफ कंपैटिबिलिटी, इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज अर्लियर आल्सो देयर, टुडे आल्सो देयर। चेंज कहाँ पर आया है? चेंज सोसाइटी के लेवल पर आया है। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं पहले से ज़्यादा लिबरल हो गए हैं। पहले डिवोर्स लेना स्टिग्मा माना जाता था, अभी ये स्टिग्मा नहीं माना जाता है। लॉ और जुडिशरी भी लिबरल हो गए हैं। हाँ, वेमेन जो डिवोर्स ले रही हैं इसको लिबरेशन के साथ अटैच कर रही हैं, एंड दैट्स वाई सडनली डिवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग। जो बड़ी एमएनसीज हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, और जो मैनुअल लेबर है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। आप अनएम्प्लॉयड हुए, आपको जॉब से हटाया गया, नॉट बिकॉज यू आर लेस सिंसियर, लेस हार्ड वर्किंग, बट सोसाइटी के लेवल पर बहुत सारे नए चेंजेस हो रहे हैं। सो योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, योर पर्सनल इश्यूज, दे आर related with what? Society. So your personal problems are not your personal problem. You might be considering that आप obesity से ग्रसित हैं, you are obese at personal level, but then you explored the newspaper and you found that obesity is becoming one major issue in India. So your personal problems are not just your personal problem. Society और social structure plays an important role. So देखिए at individual level आपको लग सकता है कि this person is homeless, this person is poor. These are their personal problem. But then also you will get to know कि जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट हैं, they come up with the various housing scheme, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर आवास योजना, this particular poverty alleviation program, this particular poverty alleviation program. Why? Because these are not your personal problem. They are closely connected with society. And that's why state or government, they take efforts to reduce homelessness, to reduce poverty. और देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है सी राइट मिल्स की। सी राइट मिल्स एक प्रोमिनेंट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1959 के आसपास दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का। और सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये एबिलिटी है सोशोलॉजिस्ट की। एज ए लेमैन आपको लग सकता है कि आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, बट एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए सोशल रिसर्चर, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, आप एक्सप्लोर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इश्यूज एंड सोसाइटी, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड सोशल स्ट्रक्चर। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें सोशल स्ट्रक्चर का भी कोई रोल है? दैट ए सोशोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सी राइट मिल्स बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है, आपकी जो बायोग्राफी है, और आपकी सोसाइटी और आपकी जो हिस्ट्री है, इनमें क्लोज रिलेशन है दोस्तों। तो आप पाएंगे कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, एट द टाइम ऑफ योर मैरिज, एट द टाइम ऑफ डेथ बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं एज पर योर रिलीजन, एज पर द कम्युनिटी इन विच यू बिलोंग। सो थ्रू आउट आवर लाइफ, what choices we make, what decisions we take, what professions we choose, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पर्सनल डिसीजंस हैं, बट सोसाइटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इंडियन सोसाइटी में इफ यू आर थिंकिंग दैट यू शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी गुड। वाई? बिकॉज इन सोसाइटी मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन, गुड जॉब्स, दे रिक्वायर desirable qualification as English. But why this is so? Because at one point of time, British, they came to India, they colonized India, colonial administration was introduced, and English became a desirable qualification since those days. So history, society and individual's life, इनके बीच में close connection है, that is being argued by C. Wright Mills. So neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. So individual की life, society और history, इनके बीच में एक close interaction है that C. Wright Mills is emphasizing. So as a sociologist, we should have sociological imagination. Sociological imagination के through आप personal problem और social structure, इनके बीच के connection को establish कर पाएंगे, because individual is not living in isolation. Individual is living in society. तो society, social forces, history of that society, it plays an important role in individual's life. ऐसा कहना है सी राइट मिल्स का। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, एक एक्टिविटी दी गई है कि सी राइट मिल्स का ये जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का,
कैसे हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करने में होमलेसनेस एज पब्लिक इशू, कि जो होमलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है। देखिए आपको तो ऐसा लग रहा है कि दीज आर द इंडिविजुअल डिसीजंस, these are the individual issues, but it has close relation with the society, social structure, social forces, that is sociological imagination। और इसी को सोशोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल की जो लाइफ है ये सोशल फोर्सेस के थ्रू गाइड होती है, डायरेक्ट होती है, डिज़ाइन होती है, शेप होती है, कंट्रोल होती है। ये बात समझ पा रहे हैं? दैट इज सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सो इंडिविजुअल इज क्लोजली कनेक्टेड विथ व्हाट? सोसाइटी। And very often what you think as your own personal choices, they are largely shaped by societal forces, dear friend। अब यहाँ पर बात की गई कि देखिए जब आप सोसाइटी की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल दे आर क्लोजली रिलेटेड विद सोसाइटी, बुक में ऐसा बताया गया है कि देखिए देयर कैन बी प्लूरलिटी ऑफ द सोसाइटीज एंड दीज सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज बाई इनइक्वालिटी। तो जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं सोसाइटी, सो देयर कैन बी हिंदू सोसाइटी, there can be a Muslim society, there can be North Indian, there can be South Indian, there can be people from Northeast। so religious basis पर, caste के basis पर, regional basis पर, there can be multiple connotation of societies। so in any society, dear friend, there can be multiple connotation of society and there must be or there can be number of socio-economic inequalities। so there are connotation of societies and there can be मल्टीपल इनइक्वालिटीज एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। तो सोसाइटी के बहुत सारे कॉनोटेशन हो सकते हैं और ये जो सोसाइटी के अलग अलग कॉनोटेशन हैं, हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, नॉर्थ इंडियन सोसाइटी, साउथ इंडियन सोसाइटी, नॉट ऑल ऑफ देम दे विल बी एट पार इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोशियो इकोनॉमिकली देयर कंडीशंस माइट बी डिसिमिलर, नॉट सिमिलर, डियर फ्रेंड। सम माइट बी बेटर ऑफ, सम माइट नॉट बी बेटर ऑफ। तो सोसाइटी में मल्टीपल कॉनोटेशन हो सकते हैं और मल्टीपल इनइक्वालिटीज हो सकती हैं। एज ए सोशोलॉजिस्ट हमें क्या फोकस करना चाहिए? यहाँ पर अमर्त्य सेन का एक पैराग्राफ बहुत ही अच्छा दिया गया है दोस्तों, जहाँ पर अमर्त्य सेन बोल रहे हैं कि सम इंडियंस आर रिच बट मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट। सम आर वेरी वेल एजुकेटेड, others are illiterate, some live easy life of luxury, other they have very little reward, some are politically powerful, others cannot influence anything, some have great opportunities for advancement, others they lack them all. So these are the plurality of the societies. In same Indian society, there can be plurality of the societies, and these different societies, they might be characterized by socio-economic inequalities. ये बात समझ पा रहे हैं कि एक ही सोसाइटी के अंदर प्लूरलिटी ऑफ द सोसाइटीज हो सकती हैं और इसमें जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी के थ्रू कैरेक्टराइज हो सकते हैं। तो सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड होल, सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल, कि कैसे सोसाइटी के जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। कैसे जो इंडिविजुअल है ये सोशल फोर्सेस के थ्रू कंस्ट्रेन होता है और कैसे कई बार ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप पढ़ते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए दे वर लिविंग इन सोसाइटी बट थ्रू देयर ओन एक्शंस, थ्रू देयर ओन आइडियाज दे ट्राई टू चेंज सोसाइटी। सो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इंडिविजुअल वाइल लिविंग इन सोसाइटी दे गेट इन्फ्लुएंस बाई सोसाइटी एट द सेम टाइम थ्रू देयर ओन आइडियाज, थ्रू देयर ओन एक्शंस, थ्रू देयर ओन इमेजिनेशन दे हैव पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस सोसाइटी। इस कनेक्शन के बारे में सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों। तो ह्यूमन की सोशल लाइफ, ग्रुप्स, सोसाइटीज, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं कहाँ पर, सोशियोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि देखिए सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आप कैसे डिफाइन करते हैं। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 19th century in Europe. In European context, this subject came into existence. So from 17th century to 18th century or from 16th century to 18th century, European society was undergoing through the process of large scale transformation. And when this society was undergoing through large scale transformation, one intellectual outcome, one intellectual output was emergence of a new discipline known as sociology. एक नया सब्जेक्ट उभर कर आया सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट दैट क्लेम्स इटसेल्फ एज
साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखिए ये सब्जेक्ट तो 19th सेंचुरी में आया, बट सोसाइटीज वर देयर सिंस एंशियंट टाइम्स। सोसाइटीज एंशियंट टाइम से ही थी, बट एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट इज सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है कि सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट हैज लॉन्ग पास्ट बट वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। लॉन्ग पास्ट बट वेरी शॉर्ट हिस्ट्री, यहाँ पर शॉर्ट हिस्ट्री होगा। तो बोल रहे कि सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवन दो इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम 19th सेंचुरी, but since ancient times in the writings of political philosophers like Plato, like Aristotle, like Hobbes, like Locke, ये जो स्कॉलर्स है या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है अर्थशास्त्र की, मनुस्मृति की, लेकिन सभी बुक्स में देयर वाज अ कंसर्न इवन दो दीज बुक्स वर नॉट द बुक्स ऑफ सोशोलॉजी, इवन दो एट दैट टाइम देयर वाज नो सच सब्जेक्ट नोन एज सोशोलॉजी, बट एक कंसर्न था इन स्कॉलर के बीच में कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या चीज़ें मोरल होनी चाहिए, क्या इमोरल होनी चाहिए। सो इवन दो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 19th सेंचुरी, बट दीज स्कॉलर्स सिंस एंशियंट टाइम्स थ्रू देयर राइटिंग्स they have expressed a concern that how an ideal society should be, what constitute good society, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, इस तरह का कंसर्न इन स्कॉलर्स की राइटिंग्स में था। बट जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इट इज नॉट वेरी प्रिस्क्रिप्टिव। सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज मोर डिस्क्रिप्टिव। Sociology as a subject or these sociologists, they try to study norms and values of the society, but not in a manner कि क्या होना चाहिए। ये स्टडी करते हैं कि क्या है, how society is functioning, how different component of the society they are functioning, तो what ought to be there, what should be there, that is not their concern. How these norms, values they function in society or how society is functioning, इससे रिपोर्ट करना काम है किसका, सोशोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ दिया गया है पीटर बर्गर का। पीटर बर्गर ये बोलते हैं कि जब दो कंट्रीज के बीच में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होते हैं तो कंट्रीज मदद लेते हैं स्पाइस की, और ये जो स्पाइस होते हैं जिन्हें आप दूसरी कंट्री में भेजते हैं वो उस कंट्री में क्या हो रहा है इसको रिपोर्ट करते हैं अपने बॉसेस को, और उसके बेसिस पर ये जो बॉसेस होते हैं ये अपने डिसीजंस लेते हैं। अब जब स्पाई इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है तो स्पाई को बायस नहीं होना चाहिए, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। जो जैसा आप देख रहे हैं आपको उसे रिपोर्ट कर देना है। नाउ इट्स अप टू योर बॉसेस कि उसके बेसिस पर क्या डिसीजन लेते हैं। तो पीटर बर्गर बोल रहे हैं कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं दे आर जस्ट लाइक ए सोशल स्पाई, हाउ सोसाइटी इज फंक्शनिंग, इसे इन्हें रिपोर्ट करना है। सोसाइटी में क्या हो रहा है ये इन्हें रिपोर्ट करना है, और अपने बायसेस को, अपने ओन जो साइड है उसे एक्सक्लूड करके रखना है। तो सोशोलॉजिस्ट इज जस्ट लाइक ए स्पाई इन सोसाइटी, हर जॉब और हिज जॉब इज टू रिपोर्ट व्हाट एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। ये बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से पीटर बर्गर ने बताने की कोशिश की है कि सोशोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रहा है इसे एक्सप्लेन करना, इसे रिपोर्ट करना। बट देखिए जब सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ 19th सेंचुरी में तो एक डिबेट इमर्ज होकर आया कि भाई सोशोलॉजी क्लेम्स इटसेल्फ एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, हम सब इस सोसाइटी में ही रह रहे हैं, हमारा बर्थ इस सोसाइटी में हुआ है, वी ग्रू अप इन दिस सोसाइटी, तो वी ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स। सो सोशोलॉजिकल नॉलेज इज नथिंग बट इट इज अ कॉमन सेंसिकल नॉलेज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा भाई कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस इज एक्चुअली रूटीन नॉलेज दैट यू एक्वायर इन सोसाइटी as a result of your interaction with others, as a result of your observation in society, as a result of your experiences in society, इसके बेसिस पर जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं इसे कॉमन सेंस बोला जाता है। और देखिए ये जो कॉमन सेंस है सोसाइटी में आपको एडजस्ट होने में, प्रॉपरली बिहेव करने में मदद करता है, जिसके बेसिस पर आप ये बोलते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, उस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं, हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे मौक़ों पर हमें ऐसे करना चाहिए। दैट इज कॉमन सेंसिकल नॉलेज। ये जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज होता है डियर फ्रेंड, इसका कोई इंपीरिकल प्रूफ नहीं होता, बट आप अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने इंटरेक्शन से इसे एक्वायर करते हैं। तो इनिशियली ऐसा माना गया कि देखिए जो सोशोलॉजी है इट इज जस्ट कॉमन सेंसिकल नॉलेज। सो कॉमन सेंस इज एक्चुअली ए नॉलेज
that you acquire through your observation in society and through your experiences in society. इनके थ्रू जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं दैट इज कॉमन सेंसिकल नॉलेज। और ये तो देखिए कॉमन सेंसिकल नॉलेज होता है, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। कई बार आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम्हें कॉमन सेंस ही नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास कॉमन सेंस है, आपके पास नहीं है। सो कॉमन सेंस माइट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल on the basis of your experiences. So one girl might be telling other girl that all boys are bad. हर लड़का खराब होता है, we should not trust them on the basis of her own experiences or her own interaction with others. But other girl is saying कि no, it's not like that. सारे लड़के खराब नहीं होते। मतलब कॉमन सेंस वेरी कर सकता है, कॉमन सेंस सब्जेक्टिव है, कॉमन सेंस स्टीरियोटिपिकल हो सकता है, क्योंकि ये आप अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पर बना रहे हैं। ये नेचुरलिस्टिक है। समाज में रहते हुए, लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आपको कॉमन सेंसिकल नॉलेज डेवलप होता है। आपने किसी पुअर पर्सन को देखा, कॉमन सेंस आपको बोलता है ज़रूर ये हार्ड वर्किंग नहीं है, लेजी है, ही और शी डज नॉट लाइक वर्क, दैट्स वाई दे आर पुअर। ये पुअर इसलिए हैं क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते हैं। तो कॉमन सेंस के थ्रू आप कुछ जनरलाइजेशंस बनाते हैं कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, उन्हें कुकिंग करनी चाहिए, पुरुषों को बाहर काम करना चाहिए। So that is how commonsensical stereotypical image people they have about women and men. But ये जो common sense है dear friend, ये biased है, unreflective है, reasoning नहीं है इसमें, ठीक है। So common sense के through लोग ऐसा सोचते हैं कि जो rural area के लोग होते हैं, हाँ, वो less sophisticated होते हैं, वहाँ पर domestic violence ज़्यादा होता है, urban area में लोग ज़्यादा educated होते हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा sophisticated होते हैं, यहाँ पर domestic violence less होता है। बट ये इंपीरिसिज्म पर बेस्ड नहीं है। इंपीरिकली ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वॉयलेंस के आपको अर्बन एरियाज में मिलेंगे, रूरल एरियाज में कम मिलेंगे। सो कॉमन सेंस के थ्रू व्हाट यू आर थिंकिंग दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, इट इज अनरिफ्लेक्सिव। बट सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज होता है ये डाटा, फैक्ट, मेथड्स इन पर बेस्ड होता है। इसमें एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट लिया जाता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, और थ्योरी बनाई जाती है। दोस्तों, अपने ही थॉट को सोशियोलॉजिस्ट बार बार क्वेश्चन करता है कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या ये सही है नहीं है। वो अपने जो बाकी जो ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ अपनी थ्योरी को डिस्कस करता है, डिलिब्रेट करता है, क्वेश्चनिंग को आंसर देता है, तब जाकर कोई सोशियोलॉजिकल थ्योरी आपके सामने आती है। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज मोर सिस्टमैटिक, बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंसेस एंड डाटा। बट ये कॉमन सेंस है, देखिए नेचुरलिस्टिक है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ बताया गया है कि देखिए कॉमन सेंस में जो पॉवर्टी की एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पर्सन इज पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क। बट सोशियोलॉजी ये बता रहे हैं कि देखिए जो पॉवर्टी है ये डिपेंडेंट है सोशल स्ट्रक्चर में। सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस सभी को इक्वल नहीं है। सम पीपल दे हैव बेटर एक्सेस, सम पीपल दे हैव लेस एक्सेस, एंड सिंस सबको इक्वल एक्सेस नहीं है, and because of that some people or certain groups they remain poor generation after generation. तो common sensical explanation of poverty is different, sociological definition of poverty is different. यहाँ पर एक बात कही गई कि देखिए जो सोशियोलॉजी है कई बार अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस को भी क्या करता है, हाँ, एक्सप्लोर करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि देखिए कारगिल वॉर के बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई कि वॉर में जो लोग शहीद हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ्स को कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो जो भी कंपेंसेशन होगा वाइफ्स को दिया जाएगा। इस तरह की एक प्रैक्टिस कारगिल वॉर के बाद गवर्नमेंट ने लाई। बट इन्होंने पाया कि जब ये कंपेंसेशन पेरेंट्स की जगह वाइफ को दिया जाने लगा तो इन फैमिलीज में फोर्थ तरीके से जो शहीद है, जो मार्टियर है, उसके यंगर ब्रदर के साथ इन विमेन की शादी कराई जाने लगी, जिससे ये जो मनी है ये फैमिली के अंदर ही रहे। ये अनसस्पेक्टेड कनेक्शन है जो गवर्नमेंट ने नहीं सोचा था। तो सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट कई बार अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को, अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस को भी क्या करता है, डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है। दैट माइट नॉट बी द केस इन केस ऑफ कॉमन सेंस। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी, कि किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में, किन कंडीशन में सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए देयर वर सर्टेन आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, there were certain material forces that gave rise to emergence of sociology. आइडियोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में यहाँ बात की जा रही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की,
कि जो अर्ली फाउंडिंग फादर थे सोशोलॉजिस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बायोलॉजी से, फिजिक्स से, नेचुरल साइंसेस से। सो बायोलॉजी में ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, इवोल्यूशनरी जो अप्रोच था, दैट इन्फ्लुएंस इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। और सोसाइटीज़ को कंपेयर किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। जिस तरह से एज एन इंडिविजुअल हमारा बर्थ होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हम ओल्ड एज होते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है, बोला गया कि सोसाइटीज़ भी इसी तरह से इवॉल्व होती हैं। उनका बर्थ होता है, वो मैच्योर होती हैं, डिक्लाइन होता है और उनका डिमाइस होता है। और देखिए कुछ स्कॉलर्स ने सोसाइटी को कंपेयर किया लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कि जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ, ग्रोथ और डिक्लाइन होता है, उसी तरह से सोसाइटीज़ का भी बर्थ, ग्रोथ एंड डिक्लाइन होता है। दे कंपेयर्ड इंडिविजुअल बॉडी विद द सोसाइटी। जिस तरह से इंडिविजुअल बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं एंड ईच सच पार्ट दे परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, तब जाकर हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है एज अ होल। उसी तरह से सोसाइटी में भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, रिलीजियस सिस्टम होता है, और ये सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तभी सोसाइटी फंक्शन कर पाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यूरोपियन सोसाइटी में मॉडर्निटी का अराइवल हो रहा था और ट्रेडिशनल जो यूरोपियन सोसाइटी थी, जो फ्यूडल एग्रीकल्चरल यूरोपियन सोसाइटी थी, जब ये ट्रांसफॉर्म हो रही थी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे दोस्तों। और जब बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे तो सोसाइटी में केओस, सोसाइटी में एक डिसऑर्डर आ रहा था। और जब ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हुई तो सोसाइटी के लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आए दोस्तों। और ये जो चेंजेस है, इनके कॉन्सिक्वेंस में सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट का क्या हुआ, बर्थ हुआ। शुरू के जो सोशोलॉजिस्ट हैं, सिंस दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज डिसिप्लिन्स लाइक फिजिक्स, दीज डिसिप्लिन्स लाइक बायोलॉजी, दीज डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री, तो जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, जो अर्ली फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी थे, सोशोलॉजी विषय को, सोशोलॉजी सब्जेक्ट को और ज़्यादा डिग्निटी मिले, और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, और ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिले। फॉर दैट पर्पज डियर फ्रेंड, they tried to project sociology as a scientific discipline on the pattern of what? Natural sciences. जिस तरह से फिजिक्स फिजिकल वर्ड की स्टडी करता है, बायोलॉजी बायोलॉजिकल वर्ड की स्टडी करता है, उसी तरह से सोशोलॉजी सोशल वर्ड की स्टडी करता है। उन्होंने बोला कि देखिए जो मेथड्स हैं नेचुरल साइंसेस के, नेचुरल साइंसेस में आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे प्रूव करते हैं, जनरलाइज करते हैं। वो सारे जो मेथड्स हैं नेचुरल साइंसेस के, उन्हें अप्लाई किया जा सकता है इन द स्टडी ऑफ व्हाट, ह्यूमन बिहेवियर। सो दे वर सेइंग कि पॉवर्टी शुड नॉट बी सीन एज नेचुरल फिनोमेना, पॉवर्टी शुड बी सीन एज सोशल फिनोमेना। और ये जो पॉवर्टी है, सोशल फिनोमेना, इसको साइंटिफिक मेथड का यूज करके स्टडी किया जा सकता है, ऐसा कहना था क्या इन सोशोलॉजिस्ट का डियर फ्रेंड। सो देयर वर सर्टेन इंटेलेक्चुअल आइडियाज। सो ये जो हमने पॉजिटिविज्म के बात की है कि पॉजिटिव साइंस या नेचुरल साइंसेस के मेथड को सोशल वर्ड या ह्यूमन वर्ड में भी अप्लाई किया सकता है, दैट इज नोन एज पॉजिटिविस्ट। इसके पहले हमने बात की इवोल्यूशनरी थ्योरीज बायोलॉजी में जो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन। ऑन दैट बेसिस यू आर सेइंग कि सोसाइटीज ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम सिंपल सोसाइटीज टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। या ये जो पॉजिटिविज्म है, जिसमें कुछ स्कॉलर ऐसे बोल रहे हैं कि नेचुरल साइंसेस के मेथड को सोशल वर्ड में भी अप्लाई किया सकता है, ये कुछ आइडियाज़ हैं जो सोशोलॉजी के इमर्जेंस में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों देयर वर सर्टेन मटेरियल कंडीशंस, सोसाइटी के लेवल पर, मटेरियल कंडीशंस के लेवल पर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। पहले फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा था। अब जो प्रोडक्शन होगा फैक्ट्रीज में होगा, इन फैक्ट्रीज में लेबर काम करेंगे, ये लेबर रूरल एरियाज से आएंगे, लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा फ्रॉम रूरल एरियाज टुवर्ड्स द प्लेस वेयर फैक्ट्री वॉज सिचुएटेड। तो फैक्ट्री के आसपास एक हैबिटेशन बनेगा जिसको सिटी बोला गया, अर्बन एरियाज बोला गया। इन अर्बन एरियाज में लोग रहेंगे, नई वर्क कंडीशंस इमर्ज होंगी, नया वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन इमर्ज होगा, टाइम बाउंड मैनर में आप काम करना स्टार्ट करेंगे, एक टाइम पर काम स्टार्ट होगा, एक टाइम पर काम एंड होगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड विद द अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म वर इमर्जिंग। नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे, नया एटीट्यूड आ रहा था। तो देखिए जब रूरल एरियाज में आप रहते हैं तो कलेक्टिविज्म से गाइडेड होते हैं, जब आप इन सिटीज़ में आ रहे थे तो इंडिविजुअलिज्म से गाइडेड हो रहे थे।
तो मार्केट उभर के आ रहे थे, सिटी इमर्ज हो रही थी, पीपल वर बिकमिंग मोर रैशनल, more individualistic. So number of changes were happening at the level of society. So pre-industrial society were primarily agricultural societies. Industrial societies में factory based production हो रहा था. Pre-industrial society feudalist society, यहाँ पर industries emerge हो रही थी, यहाँ पर guild system था, यहाँ पर class based society थी. पहले आपकी recognition होती थी status के basis पर, अब आपका recognition होगा individual talent के basis पर. So these were certain changes that were taking place. और कार्ल मार्क्स ने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि देखिए इन फैक्ट्रीज में हालांकि वर्कर्स का काफी क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बट द सेम टाइम दीज फैक्ट्रीज वर पोटेंशियली लिबरेटिंग. ये जो फैक्ट्रीज थी सिग्निफिकेंटली ये लिबरेटिंग थी, जहां पर मास प्रोडक्शन हो रहा था दोस्तों. इस तरह से कार्ल मार्क्स इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मास प्रोडक्शन हो रहा था इन फैक्ट्रीज में. पहले टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, अब नई कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं जहां पर आप बोल रहे हैं कि टाइम इज नाउ मनी, जिसको पास नहीं करना, इसे स्पेंड करना है. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस हो रहे थे, जब तक काम है तब तक आपको हायर किया जाएगा, उसके बाद आपको हायर नहीं किया जाएगा. क्लॉक टाइम सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, टाइम के बेसिस पर एक टाइम पर काम स्टार्ट हो रहा था, एक टाइम पर एंड हो रहा था. तो नई कंडीशंस हो रही थी लिविंग की, नई कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ की. और देखिए इन कंडीशंस को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कोई एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन नहीं थी. एंड सिंस सोसाइटी में रिमार्केबल चेंजेस हो रहे हैं, सो देयर वाज अ नीड फॉर इमर्जेंस ऑफ न्यू डिसिप्लिन, एंड देयरफॉर सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों. तो यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है एक्टिविटी के फॉर्म में. इस एक्टिविटी को आपको सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू पहले 20% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में रह रही थी, 1910 तक 80% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में रहने लगी दोस्तों. अब बोले कि देखिए ये जो फाउंडिंग फादर्स है, सिंस ये नई कंडीशंस इमर्ज हो रही थी, सो फाउंडिंग फादर्स लाइक अगस्ट कॉम्ट, लाइक एमिल डर्किम, इन कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए वेदर दीज कंडीशंस आर गुड, whether these conditions are bad, why such new conditions are emerging, इनकी डायरेक्शंस क्या है, डिजायरेबिलिटी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. ए न्यू डिसिप्लिन केम इनटू एग्जिस्टेंस नोन एज सोशियोलॉजी. बट यहां पर बोल रहे हैं कि वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप. बोले कि देखिए ऐसा क्यों है कि हम सोशियोलॉजी की बिगिनिंग को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं. क्योंकि देखिए यहां पर बोल रहे हैं कि यूरोप वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर मॉडर्निटी हैज इमर्ज. ट्रेडिशनल सोसाइटी गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न सोसाइटी. बहुत सारे चेंजेस हुए यूरोप में, रेनेसा हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ, अराइवल ऑफ कैपिटलिज्म हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो पारंपरिक यूरोपियन समाज था ये आधुनिक यूरोपियन समाज में बदल गया. जो पुराने सोशल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जगह पर नए सोशल इंस्टीट्यूशंस आ गए. और जब ये चीज़ें हो रही थी यूरोपियन सोसाइटी में, जब इस तरह के सोशल चेंजेस यूरोपियन समाज में हो रहे थे, और उसी समय यूरोपियन एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दे वर बिजी इन कलोनियलिज्म. सो कलोनियलिज्म के थ्रू जब उन्होंने अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज को कैप्चर किया, वहां पर पहुंचे इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सर्च ऑफ इसेंशियल रॉ मटेरियल. तो ये जो आइडियाज हैं इन सोसाइटीज में भी क्या हुए, स्प्रेड हुए. तो कलोनिज्म के थ्रू ये जो आइडियाज हैं, ये जो इफेक्ट है, ये दूसरी सोसाइटीज में भी क्या हुआ, इफेक्ट हुआ. लाइक अफ्रीका से स्लेव्स को लाया गया इन यूरोपियन सोसाइटीज में, और जब उन्होंने नई कंडीशंस को देखा, या इंडिया से बहुत सारे लेबरर्स को ले जाया गया नई नई सोसाइटीज में एज एन इंडेंचर लेबर. सो इस तरह से ये जो चीज़ें थी ये स्प्रेड हुई फ्रॉम यूरोप टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. डियर फ्रेंड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो अर्बनाइजेशन हुआ, वो सिमिलर नहीं था जैसा कि ब्रिटेन में हुआ. ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ दैट वाज टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, देयर ओन नीड. बट इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ, दैट वाज कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी. ब्रिटिश सोसाइटी की नीड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ. तो ब्रिटिश कलोनियलिज्म और जो ब्रिटिश कैपिटलिज्म था ये क्लोजली इन्फ्लुएंस कर रहा था किसे, इंडिया को. कलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कलोनियल कैपिटलिज्म को सर्व करने के लिए
यहाँ पर आप रेलवे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का और अर्बनाइजेशन का, वेस्ट में तो काफ़ी लिबरेटिंग हुआ। वहाँ पर लोगों का जो एटीट्यूड है, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ। बट इन अ सिमिलर मैनर इट डिड नॉट हैपन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर अथर एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि इंडिया में इसके जो इम्पैक्ट हैं और जो वेस्ट में जो इसके इम्पैक्ट हैं, वो रिमार्केबली क्या है, डिफरेंट है। जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं, उन्होंने इंडियन सोसाइटी का एक बहुत ही निगेटिव इमेज क्रिएट किया। उन्होंने बोला कि ये स्टैटिक सोसाइटीज़ हैं, बारबेरिक सोसाइटीज़ हैं, बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटीज़ हैं, जो कि सही नहीं था दोस्तों। इंडियन विलेजेस को बोला गया कि ये अनचेंजिंग रिपब्लिक हैं। अगर सोसाइटी की इन्फेंसी को, इन्फेंट सोसाइटी आप देखना चाहते हैं, तो इंडियन विलेजेस को देखिए। तो ये जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन था इंडियन सोसाइटी को लेकर, गलत था। इसको सही करने के लिए बहुत सारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट आगे आए और भारत में सोशोलॉजी सब्जेक्ट का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो इंडिया में जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट का ग्रोथ हुआ, दैट वाज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन किया जा रहा था एज ए पास्ट यूरोपियन सोसाइटी, कि यूरोपियन सोसाइटी पहले ऐसी ही थी जैसे आज के डेट में 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी है। बट बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस व्यू पॉइंट को निगेट किया दोस्तों। सो यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स का एक पैराग्राफ दिया गया है, दैट इंडिया द ग्रेट वर्कशॉप ऑफ द कॉटन मैन्युफैक्चरर फॉर द वर्ल्ड सिंस इमेमोरियल टाइम्स, बहुत पहले से ऐसा है, नाउ बिकेम इनंडेटेड विथ इंग्लिश ट्विस्ट एंड कॉटन स्टफ। ब्रिटिश इसे क्या कर रहे हैं, अपने फिनिश आइटम से फिल कर रहे हैं, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स वर पोर्ड इनटू एट द स्मॉल एंड मेयरली नॉमिनल ड्यूटी। तो जो ब्रिटेन से इंपोर्ट आ रहा है उस पर कोई ड्यूटी नहीं लग रही है, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर पर हैवी टैक्सेशन लगा रहे हैं। इस तरह से ब्रिटिश इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये अनसिविलाइज सोसाइटी है, बैकवर्ड लुकिंग सोसाइटी है। तो बोल रहे हैं कि देखिए सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट जो है, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, इनमें डिफरेंस है। सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज को स्टडी करती है, स्पेशली दो सोसाइटीज दैट आर मॉडर्न सोसाइटीज। सो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन, आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस तरह के चेंजेस यूरोपियन समाज में हो रहे थे, उन चेंजेस को स्टडी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डियर फ्रेंड, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स मॉडर्न सोसाइटीज, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज। बट सोशल जो एंथ्रोपोलॉजी है दोस्तों, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये सिंपल नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज को क्या करता है, स्टडी करता है। दैट इज अ थ्योरेटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बट ऐसे देशों में जहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हैं, बट एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है, विलेज एरिया में रह रहे हैं, अभी भी एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड सोसाइटी हैं, इन सोसाइटीज़ में देयर कैन नॉट बी ए क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इन सोसाइटीज़ में सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। इस बात को एम एन श्रीनिवास बोल रहे हैं कि इन अ कंट्री सच एज इंडिया with a significant diversity, linguistic, religious and sectarian, and there is a large gap between rural and urban areas, we cannot have such kind of the distinction between sociology and social anthropology. In societies में ऐसा distinction हम नहीं कर सकते। So that is about this chapter, that is society and sociology। हमने आपके साथ डिस्कस किया, पहला पार्ट डिस्कस किया, और ये जो चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे नेक्स्ट सेशन में डियर फ्रेंड। सो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। और देखिए इन एनसीईआरटीज़ को कवर कराने का एक ही मकसद है कि आप सोशोलॉजी विषय पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर सके। आप में से ऐसे कोई भी लोग जो 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं सोशोलॉजी विषय से, वी एट द एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 15th नवंबर। अगर आप बहुत ही स्ट्रक्चर तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ईजी तरीके से सोशोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, जो आप समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग, सो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।